जब मेरे पिता इस दुनिया से गए थे तब मेरी उम्र सिर्फ 19 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियां एक 40 साल के व्यक्ति जैसी मेरे कंधों पर आ गई थी। मेरे 2 छोटे भाई बहन थे जिनकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं अपने सपने भी पूरा करना चाहता था। मैं आईएएस की परीक्षा देना चाहता था और एक बड़ा अफसर बनना चाहता था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं अपने हालात के चलते अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। कॉलेज से लौटकर मुझे बर्गर का ठेला लगाना पड़ता था ताकि घर का खर्च चल सके। ऐसे में पढ़ाई पर ध्यान देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। काफ़ी देर तक मैं बरामदे में अकेला बैठा हुआ सोच विचार में मगन था। फिर कॉलेज जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मैं कड़ी मेहनत करना चाहता था, लेकिन पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता था। पिताजी का भी सपना था कि उनके बच्चों को उच्च शिक्षा मिले और उनमें से कोई एक जरूर बड़ा अफसर बने। मैंने ठान लिया था कि मैं अपने स्वर्गीय पिताजी का सपना पूरा करके ही रहूँगा। काफ़ी देर तक उन्हें याद करता रहा और फिर अपना बैग उठाकर कॉलेज की ओर चल पड़ा। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं थे कि मैं कॉलेज किसी टैक्सी से जाता। मैं पैदल ही पूरा रास्ता तय करता था। घर से कॉलेज पहुंचने में मुझे लगभग 1 घंटा लग जाता था, लेकिन मैं मजबूर था। घर चलाने के लिए मुझे परेशानियों से गुजरना ही पड़ता था। मैं अपने ही धुन में चला जा रहा था कि अचानक मुझे ठोकर लगी। हालांकि मैंने खुद को संभाल लिया, वरना मैं मुंह के बल गिर जाता। लेकिन उस ठोकर से मेरा जूता फट गया। मैं वहीं फुटपाथ पर बैठ गया। जूता फटने के कारण मेरे अंगूठे में गहरी चोट लग गई। कुछ देर तक मैं यूं ही चुप बैठा रहा, फिर सिर झटक कर खड़ा हो गया। दर्द सहने का भी मेरे पास समय नहीं था। अगर मैं वहीं बैठा रहता तो मेरी क्लास छूट जाती, और मैं किसी भी हाल में अपनी क्लास मिस नहीं करना चाहता था। मैं कोचिंग सेंटर नहीं जाता था, इसलिए मेरी सारी पढ़ाई कॉलेज पर ही निर्भर थी। एक लंबी दूरी तय करने के बाद जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरा दोस्त शुभम गेट पर मेरा इंतजार कर रहा था। हम दोनों क्लासरूम की ओर बढ़ गए। शुभम ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम कुछ पैसे बचाकर अपने लिए नए जूते क्यों नहीं ले लेते? ये काफ़ी पुराने हो गए हैं और अब तो फट भी गए हैं। वो मेरे फटे जूते देखकर बोला। कहने को मेरे पास बहुत से जवाब थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर हाँ में सर हिला दिया। जब हम क्लास में गए तो सभी छात्र अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे और टीचर के आने का इंतजार कर रहे थे। मैं और शुभम क्लास के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए। मेरा जूता फटा हुआ था, यूनिफॉर्म भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए मैं अक्सर पिछली सीट चुनता था। कुछ पल बाद टीचर क्लास में आ गए और पढ़ाना शुरू कर दिया। तभी अचानक उन्होंने मुझे खड़े होने को कहा। मैं हैरान हो गया, आखिर क्या हुआ? मैं तो पीछे ही बैठा था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, बाहर आओ। उनका अंदाज मेरी समझ से बाहर था। अभी कुछ देर पहले तो सब ठीक था। मैं खामोशी से अपना कॉलर ठीक करके बाहर आ गया। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए दहाड़े, ये क्या कपड़े पहन कर आए हो? ये कॉलेज है या कोई फैशन पार्टी? फटी हुई शर्ट, जूतों का हाल देखा है? इस तरह क्लास ली जाती है? उनकी बात सुनकर मेरा सिर झुक गया। वो बिना किसी संकोच के पूरी क्लास के सामने मुझे लताड़ रहे थे। मैं हर टीचर से बस इतना कहना चाहता हूँ, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, न हर किसी की सोच न उसकी जेब। हमारे समाज के शिक्षकों को समझना चाहिए कि जो बच्चे उन्हें खटकते हैं उनसे अकेले में बात करें, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि वो किस हाल से गुजर रहे हैं। मैं बिल्कुल चुप रहा, कुछ नहीं कहा। वो फिर बोले, मेरी क्लास में तुम इस तरह के कपड़े और गंदे जूतों के साथ नहीं बैठ सकते। मैं उसूलों वाला आदमी हूँ। कुछ दिन पहले भी मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि अपने बाल सही करो, लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया और अब फिर सामने खड़े हो। मैं तब भी कुछ नहीं बोला। मैं हर शिक्षक की इज्जत करता हूँ। मेरे पिताजी कहते थे कि शिक्षक पिता समान होते हैं और उन्हें वैसे ही सम्मान देना चाहिए। वो बोले, क्लास से बाहर जाओ, जब नए जूते और साफ सुथरे कपड़े हो जाएं तब आना, वरना मेरी क्लास में तुम्हारे जैसे फटेहाल स्टूडेंट के लिए कोई जगह नहीं है। एक पल के लिए मेरा मन किया कि मैं कहूँ, सर मेरी टेस्ट कॉपी देख लीजिए, मैंने कितनी मेहनत की है, लेकिन मैं बेवजह उनसे उलझना नहीं चाहता था। पिताजी के देहांत के बाद मैं बिल्कुल चुप हो गया था। चुपचाप बाहर आकर लॉन में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। काफ़ी देर तक मैं वहीं खामोशी से बैठा रहा। तभी स्कूल की बेल बजी। मुझे दूर से शुभम अपनी ओर दौड़ता हुआ आता दिखाई दिया। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। शुभम ही एकमात्र ऐसा दोस्त था जिसने कभी मेरी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा और मुझे हिम्मत देता रहा।
वो मेरे पास आकर गहरी सांस लेते हुए बोला, मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था, मुझे पता है केमिस्ट्री के सर कैसे हैं, वो किसी की नहीं मानते। इससे पहले भी 2 स्टूडेंट्स को इसी तरह क्लास से जलील करके निकाल चुके हैं। मेरी बात मानो, कुछ पैसे बचाओ और अपने लिए नए जूते खरीद लो। तुम लड़के हो, बाहर उठना बैठना होता है, इस हालत में कैसे गुजारा होगा। मैं चुप रहा। हम दोनों कैंटीन की ओर बढ़े ताकि कुछ खा सकें। मैं सुबह नाश्ता करके नहीं आया था क्योंकि मेरी माँ डायबिटिक है। अगर वो सुबह सुबह जाग जाएं तो उनकी तबीयत सारा दिन खराब रहती है। इस बात का मुझे बहुत अच्छे से पता था। पिताजी के जाने के बाद अपनी माँ को मैंने हथेली का छाला बना लिया था। उनके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं था जिसकी गोद में सिर रखकर मैं अपना दिल हल्का कर सकता। हम दोनों कैंटीन पहुँचे तो शुभम ने 4 समोसे ऑर्डर किए। मैंने आगे की जेब से पैसे निकालने की कोशिश की तो शुभम ने मेरे हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, खबरदार, कल भी तुमने ही पैसे दिए थे, आज मैं दूंगा। मैं मुस्कुरा दिया और समोसे लेकर हम दोनों मैदान में आ गए। वहीं बैठते हुए वो गंभीरता से बोला, मुझे समझ नहीं आता तुम आईएएस का एग्ज़ाम कैसे दोगे, उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन तुम तो दिन भर ठेला लगाते हो, वहीं समय गुजरता है और रात भी हो जाती है। उसकी बात सुनकर मैं चुप रहा। सच कहूँ तो मेरे पास इस बात का जवाब नहीं था, लेकिन मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा था। मेरा सपना वे एक न एक दिन जरूर पूरा करेंगे। समोसे खाकर हम दोनों वापस क्लास की ओर चल पड़े। दूसरा पीरियड शुरू होने वाला था। इस बार मैं जानबूझकर कोने की अंतिम बेंच पर बैठा था ताकि टीचर मेरे फटे हुए जूतों पर ध्यान न दें। मैं क्लास में काफ़ी घबराया हुआ था। अगर उनकी नज़र जूतों पर पड़ जाती तो शायद इस क्लास से भी मुझे निकलना पड़ता, लेकिन भगवान का शुक्र था उनका पूरा ध्यान बोर्ड पर ही रहा। समय धीरे धीरे बीतता गया। मैंने पूरी क्लास किसी तरह ली और फिर छुट्टी के बाद हम दोनों घर की ओर निकल पड़े। शुभम के पास बाइक थी, वो अक्सर मुझे घर छोड़ देता था, लेकिन आज मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा इरादा मंदिर जाने का था। मैं कुछ समय भगवान के साथ बिताना चाहता था। सुबह हुई बेइज्जती के बाद मेरा मन बहुत भारी हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल फूट फूट कर रो पड़ूंगा। मैं मंदिर की ओर चल पड़ा। मुझे माँ की चिंता जरूर थी कि वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, लेकिन इस समय मुझे मंदिर जाना ज़्यादा ज़रूरी लगा। मंदिर पहुंचते ही मैंने एक कोने में अपना बैग रखा, जूते उतारे और भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आंखों में आंसू थे, दिल बहुत परेशान था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी फट पड़ेगा। मैं भगवान से बोला, हे भगवान, तू जानता है कि मैं कितनी मुश्किलों भरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मुझे हिम्मत दे, हौसला दे। मैं बहुत परेशान हूँ, दिल तड़प रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। मेरे भगवान, एक तू ही है जो मुझे सब कुछ दे सकता है। मैं आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन ये कैसे होगा समझ नहीं आता। फिर भी मुझे तुझ पर भरोसा है। तू ही सबका रखवाला है, तू ही सब ठीक करेगा। मैं रोते हुए भगवान से अपनी हालत कह रहा था। दिल तो कर रहा था कि ज़ोर ज़ोर से चीख कर रोऊं, लेकिन खुद को संभाले रखा। काफ़ी देर तक आंखें बंद कर प्रार्थना करता रहा। तभी जैसे ही मैंने अपने आंसू पोंछे, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। जब मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो सामने का दृश्य देखकर मैं दंग रह गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ मेरी उनसे मुलाकात हो सकती है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मंदिर के एक कोने में ले गए। मैं धड़कते दिल के साथ उनके बराबर बैठ गया। वो मुझे देखते हुए बोले, काफ़ी देर से देख रहा हूँ, तुम क्यों रो रहे हो? मेरा सिर झुका हुआ था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सर उठाकर उन्हें कुछ बता सकूं। मैं सोच रहा था, क्या भगवान ने मेरी मदद के लिए उन्हें भेजा है या फिर वो भी मेरा मजाक बनाने आए हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, चाचा हूँ तुम्हारा, इतना हक तो रखता हूँ कि तुम्हारे हालात जान सकूँ। जानता हूँ भाई साहब के जाने के बाद तुम पूरी तरह टूट गए हो। घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, लेकिन तुम कभी मेरे घर नहीं आए ना ही बताया कि चाचू कोई परेशानी है। क्या तुम मुझे अपना नहीं समझते? मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी मैं चुप रहा। अगर उन्हें इतना ही दर्द था तो पिछले 3 सालों में वे खुद क्यों नहीं आए? लेकिन मैंने पहले कभी शिकायत नहीं की थी और ना ही आज उनसे कोई शिकवा करना चाहता था। मैं पिताजी की तरह उनकी भी बहुत इज्जत करता हूँ। फिर उन्होंने पूछा, बताओ क्यों रो रहे थे? क्या परेशानी है तुम्हें? तुम्हारे चाचू अभी जिंदा हैं, जो भी दिक्कत है मुझे बताओ।
उनकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर मैंने सिर झुकाकर उन्हें अपनी पढ़ाई की परेशानी बताई कि मैं आईएएस एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। घर का गुजारा तो ठेले से हो रहा है, लेकिन पढ़ाई का खर्च उठाना मेरे बस की बात नहीं है। यही चिंता मुझे खाए जा रही है। पिताजी मुझे अफसर बनता देखना चाहते थे और उसी सपने को लेकर इस दुनिया से चले गए। अब मेरी दिली इच्छा है कि मैं उनका सपना पूरा कर सकूं। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर तक चुप रहे, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, भगवान तुम्हारा भला जरूर करेगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएं। अब मुझे अनुमति दो, देर हो रही है। उनका अचानक बदलता हुआ व्यवहार मेरी समझ से परे था। मुझे लगा था कि शायद वे मेरी मदद करेंगे, लेकिन आज के ज़माने में इतने बड़े दिल वाले लोग कहाँ मिलते हैं। अपना खून भी ऐसे वक्त में पराया हो जाता है, इसलिए मैंने भी ज़्यादा उम्मीद नहीं की। मैं सिर झटकता हुआ घर की ओर चल पड़ा। मेरी माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी और बेहद परेशान नजर आ रही थी। पिताजी के देहांत के बाद वो मेरी हर खबर रखती थी। मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कितने बजे घर लौटता हूँ, मैंने खाना खाया है या नहीं। सब कुछ ऐसा लगता था जैसे वो मुझे छोटा बच्चा समझकर पाल रही हो। मैं उनके इस प्यार को बहुत अच्छी तरह समझता था। मैं अंदर आया तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, साहिल हद करते हो, घड़ी देखी है, 1 बजे तक तो लौट आते थे, आज 2 बज गए हैं। तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ का जरा भी ख्याल नहीं है। कहाँ थे तुम? वो पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली और मैंने एक ही झटके में पूरा गिलास गले से उतार लिया। फिर उन्हें देखते हुए इत्मीनान से बोला, मंदिर गया था, वहाँ देर हो गई थी। आप बताइए, दवाई ली आपने? वो सिर झुकाकर मेरे बराबर में बैठ गई और धीमे स्वर में बोली, कल रात ही तो बताया था बेटा, दवाई खत्म हो गई है। अब तुम लाकर दोगे तो खा लूँगी। मैं तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। मेरे दिमाग से ये बात निकल ही गई थी, जबकि माँ की दवाई के पैसे मैं महीने के शुरुआत में ही निकाल देता था। मैंने उन्हें देखते हुए कहा, बस मैं 10 मिनट में लेकर आता हूँ, आप मेरे लिए खाना गर्म करें। लेकिन वो तुरंत बोली, नहीं बेटा, पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद जाना, दवाई आती रहेगी। मगर मैं बेचैन हो गया। उनके मामले में मैं कोई समझौता नहीं कर सकता था। उनकी बात को अनदेखा करते हुए मैं फ़ौरन बाहर चला गया और ठीक आधे घंटे में दवाई लेकर लौटा। वो अब भी परेशान थी। खैर, मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें दवाई खिलाई और फिर उन्हें निवाला दिया। हर निवाले पर मैं भगवान का धन्यवाद कर रहा था कि पिता के देहांत के बाद कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई। पूरा दिन रोज़ की तरह बीत गया। खाना खाने के बाद मैं ठेले की ओर चला गया। काफ़ी देर तक मैं आज चाचू से हुई मुलाकात के बारे में सोचता रहा। घर पर भी 1-2 बार मन में आया कि माँ को आज की मुलाकात के बारे में बता दूं, लेकिन फिर सोचकर चुप हो गया। बेवजह उनका दिल दुखेगा। वो अक्सर यही कहती थी कि तुम्हारे चाचू ने पलटकर कभी कुछ नहीं पूछा कि तुम कहाँ हो, किस हाल में हो, कैसी जिंदगी गुजर रही है। उन्हें कोई परवाह ही नहीं थी। यही वजह थी कि मैं आज के बाद भी उनसे मिलने नहीं गया। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। मैंने अपना ठेला लगभग रात 12:30 पर बंद किया और घर की तरफ चल पड़ा। थकान से मेरी कमर टूटने लगी थी। लगातार खड़े रहने की वजह से शरीर चूर चूर सा महसूस हो रहा था। मैं सीधा अपने कमरे में गया और लेटते ही गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह सूरज पूरी तरह चमक रहा था। पूजा करने के बाद मैंने चिड़ियों को दाना डाला और फिर कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। कुछ देर बाद मैं अपना बैग लेकर कॉलेज के लिए रवाना हो गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि आज मेरी ज़िंदगी में ऐसा हादसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो शुभम मेरा इंतज़ार कर रहा था। अभी मुझे बैठे कुछ ही समय हुआ था कि क्लास का चपरासी मेरे पास आया और बोला, तुम्हें प्रिंसिपल साहब ने ऑफिस में बुलाया है। मैं थोड़ा घबरा गया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांस थम गई हो। हर छात्र जानता है कि प्रिंसिपल ऑफिस का बुलावा क्या मायने रखता है। मैंने चपरासी से पूछा, कोई बात हो गई है, सब ठीक तो है? वो सिर हिलाकर बोला, मेरे ख्याल से तो सब ठीक है, बाकी तुम जाओगे तो पता चलेगा। तुम्हारे आने से पहले ही बुलावा आ गया था, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसकी बात सुनकर मैं फौरन अपनी बेंच से उठा। शुभम भी मेरे साथ खड़ा हुआ, लेकिन चपरासी ने उसे देखकर कहा, सिर्फ इन्हें बुलाया गया है, तुम बैठ जाओ।
मैंने शुभम को बैठने का इशारा किया और खुद प्रिंसिपल ऑफिस की ओर चल पड़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं बस यही प्रार्थना कर रहा था कि कहीं कल की डांट की वजह से तो नहीं बुलाया गया है। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि नए जूते और यूनिफॉर्म खरीद सकूं। जब मैं अंदर गया तो देखा प्रिंसिपल सर के साथ एक आदमी भी बैठे थे। मैंने अनुमति मांगी तो उन्होंने इशारे से मुझे अंदर बुला लिया। अंदर आते ही प्रिंसिपल सर बोले, कब से तुम्हें बुला रखा है, लेकिन तुम्हें होश ही नहीं है। मैंने शर्मिंदा होकर कहा, सर थोड़ी देर हो गई थी, अभी अभी चपरासी ने बताया तो मैं तुरंत आ गया। सब ठीक है ना? मैं डर गया था। प्रिंसिपल सर मुस्कुराते हुए बोले, दरअसल तुमसे मुलाकात मुझे नहीं इन्हें करनी है, ये तुम्हें स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। ये सब मेरी समझ से बाहर था। मेरी नज़र उस अजनबी व्यक्ति पर गई जो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, आप मिस्टर साहिल कुमार हैं? मैंने सिर हिलाया तो वो बोले, मुझे आपकी काबिलियत के बारे में पता है, आप बहुत होशियार छात्र हैं। मुझे जानकारी मिली है कि आप IAS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपकी पढ़ाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। आप जैसे काबिल छात्रों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे देश को आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है। मैं हैरान रह गया, भगवान क्या सच में इस तरह मदद भेज सकते हैं? उन्होंने मेरा हाथ दबाया और कहा, आपको किसी भी तरह की परेशानी हो आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने मुझे एक कार्ड थमाया। वो बोले, जूते, यूनिफॉर्म और किताबें सब प्रिंसिपल ऑफिस से ही मिल जाएंगी। फिलहाल इस बात को अपने तक ही रखना, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस उन्हें धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। कंधा थपथपाते हुए उन्होंने कहा, अपना ख्याल रखना और कभी अपने सपनों को बेकार मत समझना। अगर भगवान ने तुम्हारे दिल में ये ख्वाहिश डाली है कि तुम एक IAS बनो तो तुम हिम्मत मत हारना। ये कहकर वो जा चुके थे और मैं ऐसा हो गया था जैसे किसी ने शरीर से सारा खून खींच लिया हो। मेरा हाथ बिल्कुल सुन्न हो रहा था। ये इंसान कौन था जो फरिश्ते की तरह मेरी जिंदगी में आया? प्रिंसिपल सर मुझे देखकर बोले, साहिल तुम बहुत लकी हो कि बैठे बैठे तुम्हें इतनी स्कॉलरशिप मिल गई है। जरूर तुम्हारे कोई रिश्तेदार होंगे या फिर वो तुम्हें व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे। मैं उस पर कुछ नहीं बोल पाया, बस खामोशी से थैंक यू सर कहा और क्लासरूम में चला गया। पूरा दिन यही सोचते हुए बीता कि वो इंसान कौन था, उसने मेरी मदद क्यों की, उसे मेरी मदद करके क्या हासिल हुआ होगा। मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। छुट्टी के समय फिर से मुझे प्रिंसिपल ऑफिस से बुलाया। देखा मेरे लिए नए जूते, यूनिफॉर्म और किताबें रखी हुई थी। सर ने मेरी ओर देखकर कहा, ये उनकी तरफ से है, तुम्हारे लिए भेजा गया है, इसे ले जाओ। मैं चुपचाप सारा सामान उठाकर बाहर निकल आया। शुभम अपने घर जा चुका था और मैं पैदल ही अपने घर की ओर चल पड़ा। मेरी आंखें बार बार भीग रही थीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मंदिर में मेरा यूं रोना क्या भगवान को पसंद आ गया। सोचते हुए फिर से मंदिर में चला गया। भगवान का धन्यवाद करते हुए मैं खूब रोया, इतना कि शरीर कांपने लगा। लगभग आधा घंटा मैं प्रार्थना करता रहा, फिर घर की ओर चला गया। रोज की तरह माँ ने मुझे फिर डांटा, इतनी देर क्यों करते हो, एक बार शक्ल दिखा दिया करो फिर मंदिर जाया करो। फिलहाल मैं चुप रहा। माँ ने जब सामान के बारे में पूछा तो मैंने सब बता दिया। माँ उस अनजान व्यक्ति को झोली उठाकर दुआएं दे रही थी। समय बीतता जा रहा था और वो इंसान खामोशी से मेरी मदद करता रहा, जिससे मैं हैरान रह जाता था। समय बीतते बीतते वो दिन आ गया जब मेरा IAS का एग्ज़ाम था। उस दिन का सपना मैं बरसों से देखता आ रहा था। दिन में बर्गर का ठेला लगाना और रात भर जाकर पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। जो लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं वे कभी हार नहीं मानते। मैं एग्जाम हॉल में बैठा था, भगवान का नाम लेता जा रहा था, मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि पेपर अच्छा हो जाए। पेपर मिलते ही जब मैंने उसे देखा तो चेहरे पर मुस्कान फैल गई। पेपर मेरी उम्मीद के मुताबिक था। 3 घंटे बाद जब पेपर खत्म हुआ तो मैं संतुष्ट था कि मैंने पेपर अच्छा किया। वक्त गुजरता गया, लेकिन दिल की बेचैनी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। मेरे ऊपर बहन भाई और विधवा माँ की जिम्मेदारी थी और यही सपना मुझे दिन रात मेहनत करने पर मजबूर करता रहा। फिर भगवान ने मेरी मेहनत और लगन का फल दे ही दिया। मेरा IAS का एग्जाम पास हो गया। उस दिन मैं भगवान के सामने गिरकर खूब रोया था। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने मुझे एक ऐसा ओहदा दे दिया है जिसका मैं हकदार नहीं था। लेकिन आज मैं उस इंसान से मिलना चाहता था जिसने मेरी मदद की थी। मैं उस डोनर से मिलना चाहता था जिसने मुझे स्कॉलरशिप दी थी। आज तक मैंने कभी उस नंबर पर कॉल नहीं की।
हमेशा मेरी ज़रूरत से पहले ही रकम मुझ तक पहुंचा दी जाती थी। आज पहली बार मैंने उस नंबर पर कॉल की और पहली ही बार कॉल रिसीव कर ली गई। जो आवाज़ मुझे सुनाई दी उसने मेरा पूरा शरीर जैसे पत्थर का कर दिया। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरे चाचू की थी। हेलो, कौन बात कर रहा है? ये शब्द नहीं जैसे पिघला हुआ शीशा थे जो मेरे कानों में घूम रहे थे। पढ़ाई के इस सफ़र में जितनी नफ़रत मैंने अपने चाचू से की थी उसका कोई मुकाबला नहीं था। हाँ, मैं कहता कुछ नहीं था लेकिन अंदर से बहुत अफसोस होता था। फिर उन्होंने कहा, साहिल बात कर रहे हो? ये सुनकर मेरी रुलाई फूट पड़ी। मैं हिचकियों से रोने लगा। मेरा मन कर रहा था कि उनका कॉलर पकड़कर पूछूं, आप इतने साल तक मेरी मदद करते रहे लेकिन कभी बताया क्यों नहीं? लेकिन मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही वो बोले, मैं जानता हूँ बेटा कि तुम रो रहे हो और ये भी जानता हूँ कि तुम हैरान हो। बस इतना समझ लो कि कुछ काम छिपकर किए जाते हैं ताकि दुनिया जलन ना करे और लोग बातें न बनाएं। और मेरी दुआ है कि तुम बहुत कामयाब हो। तुमने मेरे भाई का सपना पूरा करके मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। मैं मानता हूँ साहिल, मैं अब तुम्हारी चौखट पर नहीं आता, लेकिन उसका कारण भी बहुत अहम है। मैं उस चौखट का सामना नहीं कर पाता जहाँ मेरा भाई रहा करता था। वो खाली घर मुझे देखा नहीं जाता, लेकिन अब मुझे गर्व है कि तुम अफसर बनने जा रहे हो और अब मैं पूरे बैंड बाजे के साथ तुम्हारे पास आऊँगा। उनकी बात सुनकर मैं रोते रोते हंस पड़ा।